दोस्तों, मेरा चौहान आपका स्टूडेंट क्लास पर आप चौहान पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 शुरू होने जा रहा है और आज हम इसमें इसके महत्वपूर्ण और सभी प्रकार के प्रश्न जो होंगे हम देखेंगे। महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे और आपको बताते भी चलेंगे। क्या बताते चलेंगे कौन सा इसमें महत्वपूर्ण है और कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता एवं संरक्षण आज इसका डी एंड, इसके साथ आपकी बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई और चीज जानकारी चाहिए और किसी प्रकार से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगली बार या अगली वीडियो जब बायोलॉजी का है तो उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। पहला आगे जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों या कंपोनेंट के नाम लिखिए। पहला, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक निम्नवत है। पहला आनुवंशिक विविधता, दूसरा जातीय विविधता और तीसरा पारिस्थितिकीय विविधता। प्रश्न देखिए, इसे मैं लाइव ही लाना चाह रहा था लेकिन कुछ समस्या और आपका मैंने सोचा ये आपका इसके आप इसके आंसर कुछ नहीं दे पाए, मतलब ऑब्जेक्टिव जो लेकर आता हूँ मैं उसमें आप आंसर दे देते हैं लेकिन इसमें आंसर भी नहीं दे पाएंगे, कुछ बेनिफिट ज़्यादा होगा नहीं, तो इसलिए मैं प्रीमियम दे रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आप चाहें कि अगली बार लाइव आऊँ तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ। ठीक है, आप जैसा कहेंगे, तो आप हैं तो हम हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी क्या पारिस्थितिक विद किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं। किस प्रकार से, मतलब कुछ तो तरीका होगा विश्व की सभी जातियों का आकलन करने का। तो पृथ्वी पर जाति विविधता समान रूप से वितरित है बल्कि एक रोचक प्रतिरूप दर्शाती है। पारिस्थितिक विद विश्व की कुल जातियों का आकलन अक्षांशों पर तापमान के आधार पर करते हैं। जैव विविधता साधारणतया उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक और ध्रुवों के तरफ घटती जाती है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में जाति समृद्धि के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कारण क्या है, में जैव जातियों को विकास के लिए अधिक समय मिला और तथा इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई जिससे उत्पादकता अधिक होता है और जाति समृद्धि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर आधारित होती है। और पारिस्थितिक भेद प्रजाति की उष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में मिलने की प्रवृत्ति अधिकता आदि की अन्य प्राणियों एवं पौधों से तुलना कर उसके अनुपात की गणना और आकलन करते हैं। ये पूरा हो गया एक प्रश्न का सॉल्यूशन। पहले हमने देखा कि आकलन कैसे करते हैं, उसके बाद कि उष्णकटिबंधीय बिंदु में अलग क्यों और शीतोष्ण प्रदेशों में अलग क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी टेलीग्राम की दे दी गई है। प्रश्न 3, उष्णकटिबंध क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्ध क्यों मिलती है। इसकी तीन परिकल्पनाएं दीजिए। पहला, इस प्रकार की परिकल्पनाएं निम्न बताएं। इसमें पहला पॉइंट है कि जाति उद्वन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बार बार हिमनद होता रहा। हिमनद मतलब बर्फ गिरती रही है। ठीक है, और जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से अबाधित रहा है। इसी कारण जाति विकास और विविधता के लिए लंबा समय मिला है। मतलब जहाँ पे होगा अफ्रीका खत्म हो जाएगा तो वहां ज्यादा जाति कहाँ मिल पाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, पॉइंट नंबर 2 कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमीय परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण है। स्थिर पर्यावरण निकेत मतलब निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता रहता है जिसकी वजह से अधिकाधिक जाति विविधता उत्पन्न हुई है। किसकी वजह से हुई है, फिर से हम पॉइंट 2 समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमी परिवर्तन से दर्शाता है। मतलब किससे भिन्न है, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न है। उष्णकटिबंधीय किससे भिन्न है, शीतोष्ण पर्यावरण से। इस आम सी बात आपको पता भी होनी चाहिए। तथा कम मौसमी परिवर्तन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कम मौसमी परिवर्तन। क्या दिखाता है, कम मौसमी परिवर्तन। कौन दिखाता है, उष्णकटिबंधीय पर्यावरण। ठीक है, यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता है। किसको करता है, विशिष्टीकरण को। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता रहता है जिसकी वजह से आधिकारिक जाति विविधता उत्पन्न हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक और सौर उपलब्ध और जिससे उत्पादन अधिक होता है जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता उत्पन्न हुई है। आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं कहा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर के ये महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कि सब महत्वपूर्ण सभी है इनमें से, और मैं आपको बता दूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो। ठीक है, तो जातीय क्षेत्र संबंध में समाश्रयण या रिग्रेशन की ढलान का क्या महत्व है।
कुछ तो महत्व का देखते हैं। तो जातीय क्षेत्र संबंध। तो जर्मनी के महान प्राकृतविद एवं भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हमलोट, क्या है, अलेक्जेंडर वान हमलोट। और आपको भी पता होना चाहिए हमारे भारत के पुरातत्वविद में मतलब कौन जनक माना जाता है, भारतीय पुरातत्वविद में कौन जनक है, भारतीय पुरातत्वविद का कौन जनक है। आपको एक कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। या फिर आप दोपहर में हमारे 3 बजे लाइव सेक्शन में आएंगे, इस पर आपको आंसर दे दिया जाएगा। कि क्या है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में गहन खोज के बाद जाति समृद्धि और क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित किया। इसके अनुसार कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र के जाति संबंध अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। सही बात है ये तो। और जाति समृद्धि और वर्गों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार या अतिपरवलय होता है। यह लवगणक पैमाने पर एक सीधी रेखा दर्शाता है। इस संबंध को निम्नांकित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किस समीकरण द्वारा? log s बराबर log c प्लस जेड log a। क्या क्या यहाँ पे s क्या है? s हमारी जाति समृद्धि है, a क्या है, क्षेत्रफल या क्षेत्र है, और z क्या, रेखीय ढलान या समाश्रयण गुणांक रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, ये इंग्लिश में है इसका। और c बराबर y माइनस अंतःखंड या इंटरसेप्ट। ये एक डायग्राम है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसे। ये किसका है? एरिया है यहाँ पे। और जाति क्षेत्र संबंध का प्रदर्शन लॉग पैमाने पर संबंध रेखीय हो जाते हैं। ये क्या एरिया है, क्षेत्रफल है, ये वायु रिचनेस है, और यहाँ पे निकला हुआ है ये ढलान है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने अभी फॉर्मूला ज्ञात किया वही है। आगे देखें, ये हमारा इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है। आगे बात करें कि पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों के अनुसार जेड का मान 0.1 से 0.2 परास में होता है। यह वर्ग की समूह अथवा क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। आश्चर्यजनक रूप से समाश्रयण रेखा की ढलान एक जैसी होती है। मतलब एक आश्चर्यजनक बात है कि जो रेखा है उसकी ढलान हमेशा या सदैव एक सी रहती है। यदि हम किसी बड़े समूह के जाति क्षेत्र संबंध जैसे संपूर्ण महाद्वीप का विश्लेषण करते हैं, तब ज्ञात होता है कि समाश्रयण रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी होती है, मतलब ऐसी खड़ी होती है। जेड के पैमाने की परास, जेड के मान की परास 0.6 से 1.2 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्या है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है? ठीक है, ये हमारा ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये एक स्टार वाला है। कौन सा स्टार वाला? एक स्टार वाला। जैसे हम पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से हम आपको पीडीएफ देंगे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ दी जाएगी आपको, वहां से आप सभी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, ये इंपोर्टेंट है कि पारतंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण या फिर कहें मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कहना आसान रहता है सबसे महत्वपूर्ण की अपेक्षा। तो उत्तर है इसका जैव विविधता की पारतंत्र के कार्यों के लिए उपयोगिता। अनेक दशकों तक पारिस्थितिकविदों का विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं वह पारतंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। मतलब जिसमें जातिवाद है या ज्यादा जातियां हैं वो स्थिर ज्यादा रहता है। ये मानना था किसका? पुरातत्वविदों का या फिर परिस्थितिकवादों का, ठीक है। और डेविड लिटमैन ने प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक पारतंत्र के प्रयोग के बाद पाया कि उन भूखंडों में जिन पर अधिक जातियां थीं साल दर साल कुल जैव भार में कम विभिन्नता दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोगों में यह भी दर्शाया कि विविधता की वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। जितनी ज्यादा क्या होगी विविधता, मतलब ज्यादा तरीके के लोग होंगे, ज्यादा समुदाय के लोग होंगे, ज्यादा जातियों के लोग होंगे, उतनी ही ज्यादा उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। या हम यह महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता अच्छे पारतंत्र के लिए जितनी आवश्यक है उतनी ही मानव को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारतंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है। तीव्र गति से नष्ट हो रही अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन वायु प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। और पारतंत्र की दूसरी सेवा जैसे
मधुमक्खी या फिर सॉरी ये भूल गया मैं, परागणकारियों जैसे मधुमक्खी, गुंजन मक्षिका पक्षी तथा चमगादड़ द्वारा की जाने वाली परागण क्रिया है, जिसके बिना पौधों पर फल और बीज नहीं बन सकते। हम प्रकृति से अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं। पारतंत्र पर्यावरण को शुद्ध बनाता है, सूखा और बाढ़ आदि को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। सूखा और बाढ़ को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी, ठीक है। 6 और 7 भी है कि पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन क्या है? तो पवित्र उपवन क्या है और उनकी संरक्षण में क्या भूमिका, मतलब पवित्र उपवन क्या, उसकी डेफिनेशन, फिर हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं या इसकी भूमिका क्या है, देखते हैं। तो अलौकिक ग्रुप से या पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वनखंड है। यह हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। आप कहेंगे कि पवित्र है तो पूजा स्थलों के बगल में या आसपास ही होगा। ये जाति समुदायों, राज्य और या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पवित्र उपवनों से विभिन्न प्रकार के वन्य जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान प्राप्त होता है, क्योंकि इनके आसपास हानिकारक मानव गतिविधियां बहुत कम होती हैं। इस प्रकार ये वन्य जीव संरक्षण में धनात्मक योगदान प्रदान करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे धर्म की बात आती है या फिर पूजा पाठ की बात आती है, वहाँ लोग कम जाएंगे। मान लिया आपसे कहा जाए कि आप ये चीज, जैसे लोगों का मानना है कि शनिवार के दिन लोहा नहीं उठाना चाहिए, या फिर और भी जो चीजें जो मानते हैं लोग या कुछ भी, तो वो नहीं कर सकते। उसी प्रकार से पूजा वाले वन है, जो पूजा मतलब किसी का नाम नहीं है विशेष का, मतलब जो पूजा अर्चना भी आप कहेंगे वही है, श्रद्धा भी वही है, कुछ भी मान लेंगे जो हम भगवान की हम पूजा करते हैं इस प्रकार से, तो उसके लिए वन है जो पवित्र उपवन है, तो उन्हें काटा या उसके अंदर ज्यादा प्रवेश नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि पारतंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन, सॉयल एरोजन नियंत्रित आते हैं। ये किस प्रकार पारतंत्र के जलीय जीवीय घटकों बायोटिक कंपोर्टमेंट द्वारा पूर्ण होते हैं। तो ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1 स्टार का है। 1 स्टार का मतलब क्या है, ये हम स्टार से क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसके भी चांस है कितने, 5 से 10 या 10 से 15% के करीब है, तो इसे हम छोड़ रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम ये प्रश्न छोड़ देंगे, ठीक है। तो पादपों की जाति विविधता 22% और जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? कि पादप मतलब जो पादप हैं, जैसे पादप मतलब समझ रहे होंगे पेड़ पौधे, इस प्रकार की चीजें जो उसमें 22% ही विविधता, मतलब 22% प्रकार की, या फिर का 100 है तो उसमें से 72 प्रकार की तरीके की जातियां जानवरों में है, उससे कम किसमें है, पादपों में, ठीक है। क्या कारण है ऐसे, इस पे विवेचना की। इसी प्रकार के प्रश्न देखिए, ये इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है, उसी प्रकार के प्रश्न आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेंगे। आप कहें यूपीएससी तो बहुत बड़ा लेवल है, तो उसकी भी हम आपको वीडियो संडे को प्रोवाइड करेंगे। संडे को हम लाइव आएंगे और आपको समझाएंगे बिल्कुल कि हम यूपीएससी कैसे क्लियर या यूपीएससी हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। 12th के बाद बहुत ही अच्छा मौका होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं, प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता पौधों की अपेक्षा बहुत कम या बहुत अधिक होती है। प्राणियों में संचलन का गुण पाया जाता है। इसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियों होने पर ये स्थान परिवर्तन करके स्वयं को बचाए रखते हैं। इसके विपरीत पौधे स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। उन्हें विपरीत स्थितियों का अधिक सामना करना ही पड़ता है। प्राणियों में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। इसके फलस्वरूप प्राणी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। प्राणी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के फलस्वरूप स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। इन कारणों के फलस्वरूप किसी भी पारतंत्र में प्राणियों में पौधों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। समझ गए होंगे, क्योंकि पौधे हैं जो पादप हैं वो स्थिर होते हैं, और जबकि जानवर ही कहीं जंतु इधर से उधर जा सकते हैं, इससे कि उनका बचना ज्यादा हो जाता है और विविधता भी ज्यादा हो जाती है। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप इसे उचित समझते हैं? ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये 1 स्टार है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, तो ये प्रश्न चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है एक छोटी सी वीडियो के साथ।
आपका बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और कुछ हमने भी कम कर दिया क्योंकि इसमें आपको पता है इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। कैसे लिए गए? इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट, तो थोड़ा सा कम वैसे भी हो जाएगा, तो इसीलिए हम इस वीडियो से बता लेते हैं। तो 12th के स्टूडेंट्स दोपहर को 3 बजे और 10th के स्टूडेंट्स दोपहर को 4 बजे लाइव आना ना भूलें। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो कुछ ना कुछ बेनिफिट पहुंचाएगी। और पीडीएफ लेने के लिए मैं बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाकर ले सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। धन्यवाद।